नमस्कार, रात के 9 बज रहे हैं। राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। पूरी दुनिया में तबाही मचा रहे कोरोना को रोकने की हर संभव कोशिश इस समय देश में चल रही है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है, लेकिन इस बीच जो हॉटस्पॉट्स हैं, जहां पर कोरोना वायरस के मामले कम होने के बजाय हर दिन बढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा चिंता उन्हीं इलाकों को लेकर है जिन्हें रेड जोन्स का नाम दिया गया है। उनसे कुछ कम खतरनाक इलाके हैं जो कि ऑरेंज जोन्स हैं, वहां की चिंता भी ज्यादा है। ग्रीन जोन्स में तो हालात ऐसा लगता है काबू में है, और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की बातचीत से साफ साफ समझ में आता है कि आगे भी सारी सरकारों की कोशिश रेड जोन को ऑरेंज जोन में और ऑरेंज जोन को ग्रीन जोन में बदलने की होगी। लेकिन आज राष्ट्र की बात में हम समझने की यही कोशिश करेंगे और चर्चा भी इसी पर करेंगे। सवाल भी यही पूछेंगे कि आखिर ज्यादा प्रकोप कोरोना वायरस का शहरी इलाकों में है क्या, और क्यों है ऐसा। इसी पर होगी आज राष्ट्र की बात। इसीलिए आज सवाल हमारा राष्ट्र की बात में आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। सवाल यह है कि गुजरात में कोरोना का वायरस क्या ज्यादा घातक है, क्योंकि एक नई रिसर्च सामने आई है जिसमें यह कहा गया है कि गुजरात और कुछ अन्य इलाकों में यह वायरस ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि शायद यह वही है जो वुहान में था, चीन में। कुछ खास इलाकों में कोरोना का प्रकोप ज्यादा है क्या, इसी पर होगी आज बहस। राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी से पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से चरणजीत सिंह सापरा मेरे साथ हैं, डॉक्टर राहुल भार्गव हैं फोर्टिस हॉस्पिटल, और डॉक्टर रूसी भल्ला हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, मेडिकल एक्सपर्ट भी हैं। आप सभी का स्वागत है। शाहनवाज जी, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। शाहनवाज जी, सरकार में पार्टी के अंदर चर्चा हो रही होगी, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और कुछ एक शहरी इलाके ज्यादा हैं जहां ज्यादा प्रकोप दिखाई दे रहा है इस महामारी का। कुछ वजह समझ में आ रही है शाहनवाज जी, ऐसा क्यों हो रहा है? कोरोना वायरस एक ऐसा खतरा है जिसके बारे में कुछ भी अंदाजा करना किसी के लिए भी आसान नहीं। यहाँ तक कि साइंटिस्ट भी इसके बारे में पूरी दुनिया के रिसर्च में लगे हैं। ये सही है कि कुछ राज्य में, खासकर पश्चिम इलाके में, पहले तो गुजरात और महाराष्ट्र एक ही राज्य था, तो आप अगर मान लें कि वो पुराने महाराष्ट्र में वो ऐसी संख्या बढ़ी, लेकिन देश इकट्ठा होकर, एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। आज प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और इस अज़्म के साथ की है कि हमें कोरोना को हराना है, और इसको लॉकडाउन को कई जगह सख्ती से उसका अमल किया जा रहा है। आइंदा भी इसमें जो सुझाव आए हैं उसको ध्यान में रखते हुए अलग अलग जोन में क्या छूट दी जा सकती है। कहीं पर बहुत रेड स्पॉट है जहां पर एकदम देना संभव नहीं है, और कई हमें जान भी है और जहान भी है। तो हमें अपने देश में लोगों को सही किसान पैदावार काट सके, खेत से रिक्वायरमेंट हो सके, और जो रोज़मर्रा की चीज़ें लोगों को पहुंच भी सके, और लॉकडाउन भी सख्ती से अमल हो सके। इसके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही है। हमें पूरा विश्वास है कि हम कोरोना को पराजित करेंगे। बिल्कुल ठीक है। चरणजीत सिंह सापरा, आप तो मुंबई में बैठे हैं, आपको भी एहसास हो रहा होगा कि मुंबई में ज्यादा खतरा है, महाराष्ट्र में ज्यादा खतरा है, कई हॉटस्पॉट वहां पर बन गए हैं, गुजरात आपके बहुत करीब है। क्या वजह है ये कि कुछ एक सेंटर्स को इतना ज्यादा खतरा हो गया है अचानक इस बीमारी से, महामारी से? देखिए, मैं समझता हूं कि जैसे मुंबई है वैसे ही पूना और ठाणे का इलाका, यहाँ पर ये महामारी ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। उसी तरह से गुजरात में, अहमदाबाद में, ये आप अगर लोकेलिटी देखेंगे कि जहां पर ये संक्रमण फैल रहा है, वहां पर बस्तियां ऐसी हैं कि जो लोग, जैसे मुंबई के अंदर झुग्गियों में हैं, तो एक झुग्गी में 8-8, 10-10, 15-15 लोग भी रह रहे हैं। तो ये उस हिसाब से फैल रहा है। लेकिन महानगर पालिका और प्रशासन जो है उसको पूरी तरह से कंटेनमेंट जोन बना के, रेड जोन बना के, जो मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए उसको कंटेन करने का प्रयास कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में इसलिए भी आपको थोड़ा ज्यादा नजर आता है क्योंकि यहाँ पर टेस्ट बहुत हो रहे हैं। आज तक तकरीबन हमने 1,10,000 टेस्ट यहाँ पर कर लिए हैं।
और उसी तरह से अगर आप गुजरात में देखें कि वहां पर भी अभी टेस्ट बढ़ने लगे हैं। अहमदाबाद के अंदर अभी परसों ही उनके म्युनिसिपल कमिश्नर ने कहा कि जिस तरह से ये अहमदाबाद में बढ़ रहा है तो ये 15 मई तक 3 लाख भी हो सकता है और 30 मई तक 8 लाख भी हो सकता है, यानी बड़ी चिंताजनक परिस्थिति है। वैसे ही अगर आप कल और आज देखें तो कानपुर और आगरा, वहां पर परिस्थिति एकदम शूट अप हुई है। यानी एक चैनल पर तो मैं देख रहा था कि आगरा को बता रहे थे कि यूपी का वुहान, यानी इस मात्रा में आगरा में बढ़ गए हैं। और जिस तरह से आगरा में कंटेनमेंट जोन बना करके और एक वो दृश्य आया कि किस तरह से खाने पीने का सामान उस क्वारंटाइन सेंटर में फेंका जा रहा था, बड़े ही भयानक दृश्य है ये। ऐसे दृश्य इस देश में नहीं होने चाहिए। सभी सरकारों को, राज्य की सरकारें, केंद्र की सरकारें इससे लड़ रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक हम टेस्टिंग नहीं बढ़ाएंगे, जब तक टेस्टिंग किट हमारे पास में ज्यादा संख्या में नहीं आएगी, और वो जो रैपिड टेस्ट है वो तो फेल हो गया, वो तो आईसीएमआर ने भी कह दिया, वो 5.5-6 लाख किट जो आई थी वो सारी फेल हो गई, उसमें कल घोटाला भी निकल के आ गया है। लेकिन जो दूसरी किट है, जो RT-PCR किट है, वो भारी मात्रा में चाहिए और उसको सपोर्ट करने वाली एक आरएनए, ठीक है, ओके, ऑलराइट, आरएनए किट हमारे पास में मात्र 3 लाख बची है, तो एक ही हफ्ते का स्टॉक है। ओके, ऑलराइट, केंद्र सरकार को आरएनए किट भी मंगानी पड़ेगी। ओके, ऑलराइट, मैं अब एक्सपर्ट के पास जा रहा हूं। डॉक्टर भार्गव, पहले आपसे शुरू कर रहा हूं। डॉक्टर भार्गव, क्या वजह है कि गुजरात में इतना ज्यादा प्रकोप दिखाई दे रहा है और उसके अलावा कुछ और शहरी इलाके, महाराष्ट्र हो गया या यूपी में भी कुछ हो गए, फिर वो एमपी में कुछ हो गए, जैसे हम रिसर्च देख रहे हैं, एक ये अलग अलग स्ट्रेन्स हैं क्या? मानक जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। हाँ। महाराष्ट्र में इस समय 8,000 लोग हैं जो कि कोरोना से ग्रसित हैं और 340 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो इसमें हमारे को यह समझना जरूरी है कि वायरस कंटिन्यूअसली म्यूटेट हो रहा है। आज की एक रिसर्च आई है जो ये बताता है कि वायरस एल टाइप का है या एस टाइप का है। जिसमें एल टाइप का है वहां पे मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। देखिए, आप ये जो टेस्टिंग की बात है, मैं बार बार इस बात पे बात करते, 3 चीजों के बाद समझना जरूरी है। एक, महाराष्ट्र में सबसे सेकंड लार्जेस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया आफ्टर उत्तर प्रदेश, जहां पे ये फैल रहा है वहां पे डेंसिटी बहुत ज्यादा है। दूसरा, वायरस बहुत जल्दी म्यूटेट करता है, तो जो एल टाइप का स्ट्रेन है उससे मृत्यु की दर भी ज्यादा पाई गई है एस टाइप के वायरस के अनुसार। तो एल टाइप का वायरस महाराष्ट्र और गुजरात में ज्यादा पाया गया है। और तीसरी बात यह है कि हमारे को अब टेस्टिंग से पॉजिटिव रेट्स नहीं देखने चाहिए, हमारा मापदंड होना चाहिए कि मृत्यु कितनी हुई। अगर 8,000 लोगों में 340 लोगों की मृत्यु होती है तो महाराष्ट्र उसमें भी स्टैंड करता है कि काफी ज्यादा मृत्यु दर है, जो कि नेशनल एवरेज से ज्यादा है। 1 लाख टेस्ट हमने 100% कर दिए, तब भी पूरे देश में जो संक्रामक लोगों की रेट है वो 4-4.5% से ज्यादा नहीं गया। दूसरी चीज, महाराष्ट्र में डबलिंग टाइम 7 से 9 दिन है, जबकि नेशनल एवरेज 10 दिन चल रही है। तो इसमें 3 कारण प्रमुख पाए जाते हैं, एक वायरस का टाइप, दूसरा डेंसिटी, और तीसरा आपको ये समझना चाहिए कि तबलीगी जमात के सबसे ज्यादा लोग भी महाराष्ट्र में आए थे। तो इसके कारण ये सारे कारण बने हुए हैं कि महाराष्ट्र उस पीक पे भी पहुंचा नहीं है जहां से वो नीचे आना स्टार्ट हो। ओके, ऑलराइट। डॉक्टर भल्ला, महाराष्ट्र और उसके अलावा गुजरात, फिर दिल्ली, इसके अलावा एमपी के कुछ इलाके, इंदौर, फिर यूपी के कुछ इलाके, सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं, और गुजरात। डॉक्टर भल्ला, क्या ये अलग अलग स्ट्रेन्स हैं, इसी बीमारी के अलग अलग रूप हैं उसके म्यूटेट करने की वजह से? क्या समझ में आ रहा है आपको, या फिर हर एक इलाके में अलग अलग वजह है? इस वायरस को हम लोग ऑलमोस्ट 2 महीने से इसको स्टडी कर रहे हैं। हाँ। उसका प्रकोप हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उसका जो ज्योग्राफिया है उसका हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और एक चीज हमको एक सिंपल एपिडेमोलॉजी है जिसमें इससे आप नकार नहीं सकते। इसमें ये आपको सेकेंड MBBS में सिखाई जाती है कि कोई भी रेस्पिरेटरी वायरस होता है उसमें आपको पहली बात है तो आपको भीड़ भाड़ में इसको नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात है कि जहाँ अस्वच्छता है वहां नहीं होनी चाहिए। और तीसरी बात है कि ये जो सनलाइट है, जो सूरज की किरणें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप उसको घर के अंदर लोगों को रख के आप बोलेंगे कि ये वायरस खत्म हो जाए, ये थोड़ा मुश्किल है। पहली बात है कि लॉकडाउन जो सब लोग बात कर रहे हैं, ये अगर हम लोग इसको एनालाइज कर रहे हैं
तो हम इस लॉकडाउन को एक्चुअली दो टाइप में बांट रहे हैं। एक होता है इंटरनल लॉकडाउन और एक होता है एक्सटर्नल लॉकडाउन। अभी एक्सटर्नल लॉकडाउन क्या हुआ कि आपके पास एक बस्ती है, आपने आगे पुलिस छोड़ दी, आपने पीछे पुलिस छोड़ दी, तो कोई बाहर नहीं निकल रहा है, कोई अंदर निकल रहा है, वो ठीक है। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है इंटरनल लॉकडाउन की, कि आपके घर के जो लोग हैं वो एक दूसरे घर से बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे 3 बेडरूम हॉल 4 बेडरूम हॉल के जो बड़े बड़े घर हैं उसमें ये चीज पॉसिबल है। और यही चीज हमको दिख रही है छोटे छोटे जो शहर है वहां पे, क्योंकि वहां पे अगर गरीब आदमी भी है तो उसके पास भी एटलीस्ट 200 स्क्वायर मीटर की जगह है घूमने के लिए, जहां वो सूरज की किरणें ले रहा है, वो एक्सरसाइज कर रहा है, वो घूम रहा है, वो एक दूसरे से शायद बात नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वो जो बेसिक एपिडेमियोलॉजी है उससे वो दूर नहीं है। अब यहाँ क्या हो रहा है बंबई में, अगर आप देखा जाए तो 1.8 करोड़ की बॉम्बे की पॉपुलेशन है, जिसमें 40% स्लम्स हैं, जिसका फिगर 70 लाख लोगों का आता है। अगर उसमें सिर्फ 10% भी इन्फेक्शन हुए तो उसमें 7 लाख लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं। अगर उसमें 2% जो हमको मिलता है, उसका आंकड़ा मिलता है कि इसको सीरियस हो सकते हैं, तो ये 14,000 लोग सीरियस हो सकते हैं। इतने तो आईसीयू बेड बॉम्बे में है ही नहीं। और इंपॉर्टेंट थिंग इज कि चलो अगर आप एक एरिया को आपने लॉकडाउन कर दिया, कल ही मैं धारावी में था, धारावी के पुलिस स्टेशन में हम लोग बात कर रहे हैं, इसको आगे कैसे ना बढ़ सके हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और वहां आप जाके देखें तो लॉकडाउन है, एब्सोल्युटली लॉकडाउन है। आपके हार्डली 2-3 लोग बाहर आपको सड़क से मिलेंगे। लॉकडाउन वेरी इफेक्टिव, मैं जो बोल रहा हूँ मेरे हिसाब से तो ये लॉकडाउन बहुत ही इफेक्टिव है। और मगर इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, मानसिक स्वीकृति की, जो मेंटल एक्सेप्टेंस, ये हमारे यहाँ जितने भी बंबई में स्लम एरियाज हैं उसमें से ज्यादा लोग प्रवासी कामगार हैं। ये लोग बाहर से आए हैं। ये हर एक, जैसे उन्होंने साबरा साहब ने बोला, भार्गव साहब ने भी बोला कि ये जो चीज है ये एक इतनी आसान नहीं है आपको कहना कि आपने लॉकडाउन कर दिया आपके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर भल्ला, लेकिन मैं ये भी आपको बता दूं डॉक्टर भल्ला, मैं ये भी आपको बता दूं कि ये किसी एक शहर, किसी एक गांव, किसी एक लोकेलिटी की समस्या नहीं है। डॉक्टर भार्गव, आज अमेरिका में ही प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, वो कह रहे हैं लॉकडाउन खोलना चाहिए, कब तक हम लॉकडाउन में पड़े रहेंगे। इसीलिए हर तरह के लोग, चाहे वो घरों में है, चाहे वो अपनी दुकानों पे जा पा रहे हैं नहीं जा पा रहे हैं, चाहे वो झुग्गियों में है, चाहे वो फ्लैट्स में है, चाहे वो बंगले में है या छोटे कस्बों में है, शहर में है, गांव में है, सबके अंदर थोड़ी थोड़ी अब बेचैनी बढ़ने लगी है डॉक्टर भार्गव। इसीलिए उन लोगों को दोष देना कि वो निकल रहे हैं या वो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, उनकी वजह से फैल रहा है, कितना सही है? मानक जी बिल्कुल सही बात है। 35 दिन के लॉकडाउन के बाद भी अगर नंबर्स हमारे नहीं रुक रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में बढ़ते जा रहे हैं, दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं, ये सिर्फ टेस्टिंग का खेल नहीं है, ये वहां पे लोकल कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, तभी वो कंटेनमेंट जोन में है। तो इस समय अगर हमें देखना है तो हम एक ही तरफ देख सकते हैं, वो चाइना की तरफ देख सकते हैं, जो 72 दिन तक लॉकडाउन में रहे थे। और आज देखिए हांगकांग में सेकेंड डे है जहां पे 0 केस आए हैं। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने आज अनाउंस कर दिया कि आज से हमारा देश कोरोना मुक्त है। तो हमारे को उनसे इंस्पिरेशन लेनी पड़ेगी और कोई चारा नहीं है हमारे पास। बिल्कुल ठीक है। अब मैं तो ये सोच रहा हूं, मैं डॉक्टर शाहनवाज जी मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं तो ये समझ रहा हूं शाहनवाज जी, अब असली चुनौती तो अब यहां से शुरू ये होती है कि रेड जोन को कैसे ऑरेंज में बदलना है, ऑरेंज को कैसे ग्रीन जोन में बदलना है। आज मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री की यही चर्चा हुई है। ग्रीन जोन को वापस रेड में नहीं बदलना, ये भी देखना है। तो फिर कैसे करेंगे डॉक्टर भार्गव, कैसे होगा? फिर देश को खोलना भी है, जान भी चाहिए लेकिन जहान भी चाहिए। आपको कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा मानक जी। हैंड वॉश, मास्क और हैंड सैनिटाइजेशन आपकी जीवन का पार्ट रहेगा। और आपको ये बीच बीच में लॉकडाउन आते देखते रहेंगे, क्योंकि देखिए सिंगापुर में रोज के 1000 केसेस आ गए। एक डॉर्मेसी से स्टार्ट हुआ। डॉर्मेसी का मतलब है जहां पे इमिग्रेंट रहते हैं, जो छोटी जगहें हैं जैसे धारावी वाली जगहें हैं। सिंगापुर में सेकेंड वेव चल रही है। तो हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशंस बहुत अलग हैं मानक जी। तो इसके लिए आपको कांस्टेंट सर्विलेंस रखना अगले सर्विलेंस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मेरा सवाल बड़ा सीधा है शाहनवाज जी। जान भी जहान भी, प्रधानमंत्री ने जो फॉर्मूला निकाला है ये वाकई ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन बहुत मुश्किल है शाहनवाज जी। जिस तरह से हॉटस्पॉट बढ़ रहे हैं, उनको हॉटस्पॉट को वहीं सीमित कर देना, काबू में ले लेना ताकि वो बाहर ना फैलें। जो ऑरेंज जोन है
उनको रेड जोन में ना बदलने देना, ऑरेंज को ग्रीन में बदलना और ग्रीन को खोलना ताकि वहां लाइफ नॉर्मल हो जाए और वो ऑरेंज और रेड की तरफ ना बढ़े। ये तो बहुत बड़ी चुनौती है शाहनवाज जी। नहीं, ये चुनौती बहुत बड़ी है और इस चुनौती का मुकाबला बहुत संजीदगी से करना है। और इसलिए हम लोगों ने कहा कि कोरोना वायरस का जो ख़तरा है वो इतना बड़ा है कि एक तो जिस एरिया को हमने ग्रीन जोन किया हुआ है वो एरिया न बदले और जो रेड जोन में है वो ग्रीन जोन में आए, इसकी कोशिश करनी है। तो इन सारी कोशिशों को पूरी ताकत से सरकारें कर रही हैं। चुनौती बहुत बड़ी है। देखिए, नहीं रिस्क है, मैं वही तो कह रहा हूं शाहनवाज जी, कोशिश तो करनी है, लेकिन अगर जान भी जहान भी के बीच का रास्ता निकालेंगे तो दोनों तरफ थोड़ा नुकसान तो होगा। अब तो ऐसी जगह आ गए 35-40 दिन के लॉकडाउन के बाद जहां एक सॉलिड स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, ठोस नीति बनानी पड़ेगी। नहीं, ये सही है कि जिस तरह की स्थिति है उसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ठोस नीति हो और प्रधानमंत्री जी ठोस नीति ही बना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री के साथ मिलकर इसमें बातचीत करके और 11 अलग अलग टीम बनी हुई है जो पूरी चिंता कर रही है, पूरी उन लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए हम क्या कर सकते हैं इस बात का ध्यान रख रही है। और उसके लिए क्योंकि 3 तारीख तक तो लॉकडाउन है और उस लॉकडाउन में भी जो थोड़ी थोड़ी छूट मिली है, क्योंकि लोगों को खाना चाहिए, लोगों को कुछ सामान चाहिए, तो उसकी व्यवस्था तो करनी पड़ती है। उन सब सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए भी लॉकडाउन को बढ़ाना है, इस पर चर्चा सरकार कर रही है। और जी रिस्क लेना पड़ेगा। नहीं, रिस्क जी हाँ, रिस्क तो बहुत सारे हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह पे, एक्सपर्ट की सलाह पर ही, क्योंकि देखिए खाने का इंतजाम है। बहुत से लोग हैं जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, पुलिस वाले सड़क पे काम कर रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता कई जगह खाना पहुंचा रहे हैं। इन सब चीजों को ध्यान में बिल्कुल ठीक है, रखते हुए बिल्कुल सही है। और जैसे अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर भार्गव कह रहे थे हिंदुस्तान अलग है, डॉक्टर भल्ला भी यही कह रहे थे, यहाँ की ज्योग्राफी, यहाँ की सोसाइटी बाकी देशों से अलग है। तो बाकी देशों में जो प्लान कामयाब हुए हैं, हो सकता है कि वो पूरे के पूरे एज इट इज यहां पर कामयाब ना हो, यहां के लिए अलग प्लान बनाना पड़ेगा। इसीलिए आज प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों से जो बातचीत हुई उसके बाद हर किसी के मन में सवाल यह है 3 मई के बाद हमारे यहां लॉकडाउन खुलेगा या नहीं खुलेगा और कितना खुलेगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। बेस हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। आओ साथ मिलकर कोरोना वायरस को इंडिया में फैलने से रोकें। ऐसे में जब देश के कुछ राज्य, उनके कुछ जिले, कुछ शहर या फिर कुछ इलाके हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं, तो अब उनकी चिंता करनी पड़ेगी। उनको काबू में कैसे लाया जाएगा, उन हॉटस्पॉट्स को धीरे धीरे ग्रीन जोन्स की तरफ चरणजीत सिंह सापरा आपके हिसाब से कैसे ले जाया जाए? आपके पास कोई प्लान, कोई योजना है क्या? महाराष्ट्र की सरकार क्या सोच रही है? मुंबई, जहां धारावी एक हॉटस्पॉट बना हुआ है, ऐसा लगा है ज्वालामुखी पे बैठे हुए हैं। चरणजीत सिंह सापरा, क्या प्लान है? मैं ऐसे समझता हूं कि ये विषय केवल महाराष्ट्र या मुंबई का नहीं है, देश भर का विषय है और ये कोरोना देश भर में फैला है और कहीं भी इसका प्रकोप बढ़ सकता है। तो हमारे देश के अंदर एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है, जिसके तहत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनती है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और 9 अपॉइंटेड मेंबर होते हैं। उसके अंडर में एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है जिसको हाउसिंग सेक्रेटरी लीड करते हैं। उसमें तमाम सारी व्यवस्था है, उसमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पांस फंड भी है, सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत एक प्लान बनाना चाहिए, नेशनल प्लान बनाना चाहिए। नेशनल प्लान बनते ही वो राज्यों का प्लान बनेगा, राज्य का प्लान बनते ही डिस्ट्रिक्ट का प्लान बनाना चाहिए। तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई प्लान है ही नहीं। पिछले 40 दिन से लगातार सारी राज्य सरकारों के साथ बातचीत करके प्लान बन रहा है, उसी पर काम चल रहा है। आप कह रहे हैं प्लान बनाना चाहिए। मानक जी, मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अभी तक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जो है वो नहीं बना है।
ये अथॉरिटी अभी तक नहीं बनी चरणजीत सिंह है। सापरा जिम्मेदारी से भाग जाते हैं। अब महाराष्ट्र की बात होने लगी तो कह रहे हैं केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। जब किड्स की बात आएगी केंद्र सरकार जिम्मेदार है। अरे महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, हर राज्य सरकार अपने अपने राज्य की जिम्मेदारी ले रही है। अरे भाई साहब मेरी बात होने दोगे कि नहीं? सवाल पे सवाल दागोगे? अगर इस देश के अंदर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का प्रावधान है या नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रावधान है या नेशनल रेस्पॉन्स फंड का प्रावधान है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो वो स्ट्रक्चर को क्यों नहीं वापरा जाए, मैं ये पूछ रहा हूँ सर। और वो एक गाइडलाइन बनती है, अभी भी ठीक चल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी खराब चल रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास में गाइडलाइंस है तो उस गाइडलाइन के तहत क्यों नहीं। डॉक्टर भार्गव जवाब दे रहे हैं, आपका एक सेकंड रुकिएगा। ओके चरणजीत सिंह सापरा एक सेकंड, डॉक्टर भार्गव जवाब दे रहे हैं। हाँ डॉक्टर भार्गव, मार्च 2020 से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है देश में, और जिस हिसाब से प्रक्रिया है उसमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट में 100 साल में ये पहली बार ऐसा सिस्टम आया है। तो ये सिर्फ गाइडलाइंस बनाने से नहीं होगा। जो अभी तक मास्क बने हैं, पीपी बने हैं, जो कौन है उसमें आप बताइए कि अथॉरिटी, अगर ये अथॉरिटी बनी है तो 9 अपॉइंटेड मेंबर भी बता दीजिए। जो टेस्टिंग चल रही है और जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चल रही है वो उसी आधार चल रही है। दिल्ली में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के 2 विंग है, एडिशनल हमारे पास में प्रावधान है, अगर हमारे पास में स्ट्रक्चर है तो उस स्ट्रक्चर के तहत क्यों नहीं काम होना चाहिए? और अगर स्ट्रक्चर के तहत काम हो रहा है तो आप बताइए 9 अपॉइंटेड मेंबर कौन है, आप बता दीजिए डॉक्टर भार्गव। सर जो गाइडलाइन है देश की, नेशनल हेल्थ मिनिस्ट्री गाइडलाइन, टेस्टिंग उसी के अंतर्गत चल रही है। क्या इस स्ट्रक्चर में 9 अपॉइंटेड मेंबर है? क्या इस स्ट्रक्चर में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट रेस्पॉन्स उससे फर्क नहीं पड़ता है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है जिसमें आप नहीं एक्ट लागू है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक्ट नहीं लागू है, मैं बच्चा नहीं हूँ, सुनिए मेरी बात। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो अथॉरिटी कहाँ है, उस अथॉरिटी के 9 मेंबर कहाँ है, वो काउंसिल एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहाँ है, जिस एग्जीक्यूटिव अच्छा ठीक है ओके, मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है। चरणजीत सिंह सापरा अब देखिए आप कह रहे हैं कि केंद्र के लेवल पर एक पूरा सुन तो लीजिए, अब सुन तो लीजिए साहब, अरे सापरा जी सुन तो लीजिए। भार्गव जी तो बीजेपी के प्रवक्ता बन गए। अरे ऐसे मत बोलिए, डॉक्टर भार्गव एक डॉक्टर है, अरे वो एक्सपर्ट है, कोई बीजेपी के प्रवक्ता नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं ये शाहनवाज। मैं बस इतना कह रहा हूं चरणजीत सिंह सापरा, जब आप ये कहते हैं चरणजीत सिंह सापरा कि केंद्र के लेवल पर एक पूरा स्ट्रक्चर बनना चाहिए, तो उसके साथ साथ यह भी याद रखिए चरणजीत सिंह सापरा, जब केंद्र सरकार राज्यों में अपनी कोई टीम भेज देती है, आपको याद है ना बंगाल का एग्जांपल याद दिलाऊं, वहां कैसे विरोध शुरू हो जाता है। एक तरफ विरोध शुरू हो जाता है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं केंद्र को अपने लेवल पर एक पूरा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए और पूरे देश की जिम्मेदारी उसे ले लेनी चाहिए। बंगाल को बाकी के राज्यों से मत मिलाइएगा। नहीं मैं तो कह रहा हूं, मतलब आपको जिम्मेदारी, अच्छा आप मानेंगे ना, आप अगर सारे कांग्रेस शासित राज्यों की जिम्मेदारी केंद्र सरकार ले ले, आप उसे मानेंगे ना? आप चाहते हैं ना? मैं तो, अरे हम तो मान रहे, राजस्थान में भी केंद्र शासित टीम गई है, महाराष्ट्र में भी आई है। हाँ तो बस ठीक है, मान रहे ना, तो सारे मिलकर काम कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं तो बार बार लगातार कहता हूं कि यहां हर राज्य को अलग अलग असेस नहीं करना चाहिए, पूरे देश के आंकड़े एक साथ मिलाकर देखने चाहिए, राजनीति इस पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए खैर, आज हमारा मकसद यही था इस बहस को आगे ले जाने का, इस विषय पर चर्चा करने का, कि कम से कम यह पता लगाने की कोशिश करें ये हॉटस्पॉट हैं, ये हॉटस्पॉट क्यों बने हैं और इनको फैलने से कैसे रोका जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए आप सबका। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।